Welcome back to video number 5, part 5 video of chapter 4, class 12 physics. So the chapter is about moving charges and magnetism. So here we are going to learn few topics. So here we are going to learn the last topic, that is moving coil galvanometer. So this is the last topic of the chapter. And the next chapter is a very small chapter talking about only the specialities of magnetism and the features of magnetic fields and relating it with Earth's magnetism. And the other portion in the next chapter is actually omitted. So this chapter and next chapter, it is actually togetherly it is one chapter. और उसमें हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में एक और बात डिटेल में सीखेंगे, जो भी हमने डेरिवेशन करा है उससे रिलेट करके सीखेंगे. सो अभी हमने मैग्नेटिक डायपोल को देखा कि इलेक्ट्रॉन भी एक मैग्नेटिक डायपोल है और इलेक्ट्रॉन अपना खुद का एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसका है बिकॉज ऑफ इट्स रेवोल्यूशन, और स्पिन भी करता है उसकी वजह से भी उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है. और यहाँ पर इससे पहले हमने देखा कि एक मैग्नेटिक डायपोल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रखेंगे एक मैग्नेट का, तो इट विल रोटेट बिकॉज इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क. एंड वहां पर भी अगर आप फोर्स की बात करें तो फोर्स का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे, है ना, दोनों का फोर्स सेम है, IL भी साइन थीटा ही है, लेकिन उसका डायरेक्शन अगर देखेंगे तो एक अप डाउन, एक अप है तो एक डाउन है, जिसकी वजह से वो रोटेट करेगा, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे. सो दैट अकॉर्डिंग टू द द डायरेक्शन ऑफ m एंड b, टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b. सो m और b के डायरेक्शन के हिसाब से है. सो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल में हम उसके बारे में डील कर सकते हैं, लेकिन अभी डेरिवेशन में ये काफ़ी है. अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हम देख रहे हैं. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है? It is again the same thing that we learned right now कि एक स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसके बीच में एक कोइल है, रेक्टेंगुलर कोइल है. लेकिन रेक्टेंगुलर लूप नहीं है, कोइल है, क्योंकि उसका जो टर्निंग इफेक्ट है उसको ज़्यादा करने के लिए नंबर ऑफ लूप्स को थोड़ा ज़्यादा कर दिया गया है. सो लेकिन फिर भी ये रेक्टेंगुलर लूप है. लेकिन यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें अगेन द प्रॉब्लम इज 3D. मैं 2D में बना रहा हूँ, आपकी बुक में भी यही बना हुआ है, लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ टॉप व्यू बना हुआ है. आप ऊपर से देखेंगे, आपके घर को ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा? सिर्फ छत दिखेगा. सामने क्या पेंटिंग है ना, सामने क्या डिजाइन बना रखा है, ये सब आपके घर के सामने से देखने में दिखेगा, लेकिन घर के छत के ऊपर से देखने से नहीं दिखता है सब चीजें. वैसे ही क्योंकि छत के ऊपर से देखने का मतलब वो सिर्फ एक 2D अपीयरेंस ऑफ योर हाउस है ना. 3D अपीयरेंस के लिए आपको हर तरफ से देखनी पड़ेगी. इसी तरह यहाँ पर आप डायग्राम बनाएंगे तो इट इज जस्ट ए 2D अपीयरेंस ओनली, और इसका एक्चुअल 3D स्टेट जो है वो मैं आपको समझाऊंगा, है ना. यू कैन इवन सी इन द यूट्यूब चैनल्स द कंस्ट्रक्शन, है ना, कि ये दिखता कैसा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. सो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर आपको एक मैग्नेट मिलेगा, लेकिन वो मैग्नेट आपको एक्चुअली दिखता नहीं है, क्योंकि वो पूरा जो उसका जो फ्रेमवर्क है वो पूरा मैग्नेट ही एक्चुअली गोल गोल दिखता है. एक्चुअली इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस, और फिर बीच में एक छोटा सा ऐसा कट लगा हुआ है. तो इसका मतलब, और ये इसका मतलब है बाकी पूरा इसका मैग्नेट ही हो गया एक तरह की, है ना. लेकिन अभी बेटर उसका थियरी पार्ट समझने के लिए हम इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में नहीं जा रहे. हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, लेकिन ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने के लिए कॉन्केव पोल्स, इसमें स्ट्रेट पोल्स नहीं है, कॉन्केव पोल्स है. सो कॉन्केव पोल्स वाला एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, और उसके बीच में एक ये टॉप व्यू है सिर्फ, है ना. सामने से आप देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा. तो यहाँ पे एक सिलेंडर है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये सर्कल है
हालांकि ये सर्कल नहीं है, ये सिलेंडर है, क्योंकि पीछे की तरफ इसका ऐसे पीछे की तरफ इसका सिलेंडर है, लेकिन वो इसका बिल्कुल पीछे की तरफ है सिलेंडर। और इस सिलेंडर में आप मान लो एक बैटरी है, बैटरी में आप एक रेक्टेंगुलर लूप बैटरी के चारों तरफ लगा सकते हैं, क्योंकि वो उसका एक लेंथ है और उसका रेडियस, उसका डायमीटर, उसका ब्रेड्थ हो जाएगी और उसका हाइट, उसका लेंथ हो जाएगी। तो ऐसा एक इसके अंदर है। तो लेकिन आप यहाँ पर मैं उसको ऐसे डिनोट करूंगा बिकॉज आई एम शोइंग ओनली द ब्रेड्थ, और उसका लेंथ उसका अंदर की तरफ ऐसे है ना। सो देयर इज ए लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड आई एम शोइंग ओनली दिस पार्ट नाउ। यह वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं है क्योंकि वो वाला पार्ट पीछे है। सो ये कॉइल है इसकी, और इसके पीछे के हिस्से में एक ऐसा एक स्क्रू है, और वो स्क्रू जो है ये कॉइल को, ये पूरा सिलेंडर को नहीं, ओनली कॉइल को, तो ये आयरन का बना हुआ एक सिलेंडर है, बैटरी जैसा दिखता है, और उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। सो आप ऐसा मान सकते हैं कि एक सिलेंडर, फिर उसके ऊपर ऐसा एक रेक्टेंगुलर कॉइल लपेटा गया है, और उस रेक्टेंगुलर कॉइल के यहाँ पर एक स्प्रिंग है जो इसके फ्रेमवर्क में अटैच्ड है, ताकि रेक्टेंगुलर कॉइल इसके ऊपर ही रहे, और रेक्टेंगुलर कॉइल घूमने के बाद वापस अपने पोजीशन में वापस आ जाए। वो स्प्रिंग मदद करता है उसके लिए, एक रिस्टोरिंग टॉर्क। तो यहाँ पर आप 2D डायग्राम में उसको ऐसे दिखाएंगे, और विथ ए स्प्रिंग एंड देन इट हैज ए नीडल, और ये नीडल नॉर्मली 0 पे मिडिल में हम उसका रेस्टिंग पोजीशन जानबूझ के उसका मैन्युफैक्चरिंग ऐसे बनाते हैं कि ये बीच में रेस्टिंग करेंगे, और जब भी करंट आएगा तो या तो राइट रिफ्लेक्ट करेंगे या लेफ्ट रिफ्लेक्ट होगी। फिर यहाँ पर हमने एक डायल भी बनाया है, और यहाँ कुछ मार्किंग्स भी है, कैलिब्रेट करा है लाइक 10, 20, 30, यहाँ पर भी 10, 20, 30, माइनस प्लस कुछ नहीं है इसमें। So then, this is a construction, simple construction. मूविंग कॉइल है, एक कॉइल है जो एक सिलेंडर के ऊपर कॉइल मूव कर रहा है, वो भी रेक्टेंगुलर कॉइल है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले बना के बताया, और वो 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में है। और आप लैब में आएंगे तो मैं इस मूविंग कॉइल का एलोमीटर जो पुराना मेरे पास पड़ा है उसको खोल के भी आपको दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली ये दिखता कैसा है ना। सो उसका स्प्रिंग और उसका रेक्टेंगुलर कॉइल, उसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सारे मैं आपको क्लियरली खोल के बताऊंगा कि ये ऐसा होता है। वैसे भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके ऊपर, तो कैलोमीटर के ऊपर, देन आई विल शो यू ऑल द डिटेल्स। लेकिन अभी इसको कोशिश करो समझने का कि इसमें क्या चीज़ है। इसमें है एक मैग्नेट जिसके नॉर्थ और साउथ पोल, लेकिन ये कॉन्केव पोल्स है। फिर एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल कोर बोलते हैं हम इसको, एक सिलेंड्रिकल कोर है ना। सो दिस इज अ सिलेंड्रिकल कोर, and magnet, poles of magnet AB और AB, और ये रेक्टेंगुलर कोई, और ये डायल है, और ये पॉइंट है। सो दिस इज अ कंस्ट्रक्शन एंड there is something called cylindrical core. Okay, that's I have already given. ठीक है, cylindrical core. So ये इतना ही इसका लेबलिंग है। अब ये कैसे काम करते हैं? Whenever a current is flowing through this rectangular coil, क्योंकि इसके एक्सटर्नल सप्लाई में इसको कनेक्ट कर रखा है, तो whenever current flows through this, then there is a torque acting. And what is a torque acting? We already know what is a torque acting. MB sin theta. So this is a torque acting. MB sin theta. So then, what about this sin theta? I will tell you the sin theta is here 90 degree. That is why I have made this north and south pole to be concave. क्योंकि ये जो कॉन्केव पोल है ये एक सर्कुलर शेप बनाते हैं, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलते हैं वो एक रेडियस की डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। वी कॉल इट एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है, हमेशा यहाँ पर जो भी कोइल होंगे, जो कोइल कितने भी टर्न करे
और कैसे भी टर्न करे ये मैग्नेटिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि इसमें जो कॉइल आएगी वो कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। और इसका 3D अपीयरेंस में आपको बेटर समझ में आएगा कि ये परपेंडिकुलर कैसा है। सो एक सर्कुलर या कॉनकेव पोल्स इसलिए बनाया गया है कि जब भी ये रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगा तो भी साइन थीटा का वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये सिर्फ करंट की वजह से घूमेगा, और करंट ज़्यादा है तो ज़्यादा घूमेगा, करंट कम है तो कम डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन थीटा के ऊपर इसका टॉर्क डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि थीटा जो है यहाँ पे फिक्स है 90 डिग्री। दैट इज व्हाई वी आर अप्लाइंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे जो m का वैल्यू है ये IA NIA लिख सकते हैं आप, NIA इंटू B, क्योंकि करंट इंटू एरिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। और फॉर एक कोइल की बात करें तो उसमें बहुत सारा लूप होता है, तो n टाइम्स करंट हो जाएगी इसमें। सो टाउ इज इक्वल टू NIAB। बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये घूम रहेगा तो ये फैन की तरह घूमता नहीं रहेगा। इट इज नॉट लाइक फैन, क्योंकि इसके पीछे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। तो एक स्प्रिंग लगा हुआ बात ऐसा ही होती है जैसे कि टॉय कार है। टॉय कार में आप उसका की घुमाएंगे तो हमेशा घूमता नहीं रहेगा, वो टी घुमाने से उसके अंदर जो स्प्रिंग दे रखी है वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी, और आपको घुमाने में और जोर आएगा, लेकिन आप मैक्सिमम जहां घुमाएंगे फिर छोड़ेंगे तो वो वापस रिवाइंड हो जाती है। सो देयर इज एन रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा करने के लिए स्प्रिंग लगाया है। तो यहाँ पर जब भी ये घूमेगा तो स्प्रिंग टाइट हो जाएंगे, फिर स्प्रिंग की वजह से उसको जब करंट जाएगा तो वापस आना भी पड़ेगा। नहीं तो करंट जाने के बाद भी अगर डिफ्लेक्ट होगा तो फिर इधर ही चला जाएगा, वो तो वापस आएगा नहीं। तो वापस आने का एक मैकेनिज्म यहाँ पे स्प्रिंग है। सो स्प्रिंग इज गिविंग ए रिस्टोरिंग टॉर्क। सो द रिस्टोरिंग टॉर्क आई कैन राइट रिस्टोरिंग टॉर्क एज tau is equal to k into theta। और ये k into theta में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप स्प्रिंग फोर्स के बारे में सुना होगा -kx। दैट इज अ स्प्रिंग फोर्स व्हेन इट इज एक स्प्रिंग जो है वो डिस्प्लेस होंगे, तो जितना ज्यादा उसको डिस्प्लेस करेंगे उतना ज्यादा फोर्स उसके अंदर क्रिएट होगी, फिर आप छोड़ते हो वापस चला जाएगा। दैट इज स्प्रिंग फोर्स। और आप घुमाने वाला स्प्रिंग की बात करें तो उसमें फिर टॉर्शनल एक सिस्टम है वो, तो टॉर्क वाला सिस्टम है, फोर्स वाला सिस्टम नहीं। तो एक सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे किया k इंटू थीटा। और अगर k का वैल्यू यहाँ पे आप बताएंगे तो F/x मतलब फोर्स पर यूनिट इलोंगेशन। इसी तरह यहाँ पर आएगा k का वैल्यू τ/θ मतलब फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। मतलब 1 यूनिट डिफ्लेक्ट होने के लिए जितना टॉर्क की जरूरत है उसको k बोलता है। वो हर स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है। मतलब कोई स्प्रिंग ढीला है तो k का वैल्यू कम, कोई स्प्रिंग बहुत ताकतवर है उसको घुमाने में बड़ा जोर आ रहा है तो k का वैल्यू ज्यादा। वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग का एक नेचुरल वैल्यू है वो। ओके, सो टाउ इज इक्वल टू k थीटा। और जब ये करंट आएगा तो ये डिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन ये 10 पे भी जा सकते हैं, 20 पे भी जा सकते हैं, 30 पे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। लेकिन ये जब भी डिफ्लेक्ट होगा तो ये 10 पे जाके रुकेगा क्यों? क्योंकि वहां तक जब ये घूम गया तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क और ये मैग्नेटिक टॉर्क दोनों बैलेंस हो गया। दैट्स अ मीन। So when both the torques get balanced, when we can write NIAB is equal to k theta, or we can write here theta is equal to NAB upon k into y. Deflection depends on the current. You increase the current, deflection will increase. You decrease the current, deflection will decrease. क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इसका मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है कि कितना कॉइल इसमें है, एरिया मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट वो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है। क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है बार बार बदल नहीं रहा, वो चीज़ है जो गैल्वेनोमीटर आपके लैब में है, और उसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप बार बार बदल नहीं सकता, क्योंकि वो पूरा उसमें मैन्युफैक्चर्ड है और बिल्ट इन है। और k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। सो दीज ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट फॉर ए गिवन गैल्वेनोमीटर। लेकिन व्हाट इज नॉट कांस्टेंट? करंट। क्योंकि करंट आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग करंट पास होता है, अलग अलग पोटेंशियल पे आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो करंट ज़्यादा कम के हिसाब से थीटा हो रहा है। सो वी हैव प्रूव्ड दैट हियर द मूविंग कॉइल हैज ए रिलेशन विद करंट ओनली।
So this moving coil galvanometer is used to detect current, or how greater current or how smaller current, how much less is the current, how much greater is the current, ये जानने के लिए भी, क्योंकि वो तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा या धीरे रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ये करंट को मेजर नहीं कर पाता। करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास अमीटर है, जो कि ये गैल्वेनोमीटर का एक दूसरा वर्जन है। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमारे पास वोल्टमीटर है, वो भी इसी गैल्वेनोमीटर का एक दूसरा वर्जन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गिवन गैल्वेनोमीटर। So what do you mean by current sensitivity and voltage sensitivity of a galvanometer? तो उसके लिए हमें पता है थीटा का जो वैल्यू है ना, हमने दोनों टोर को जब इक्वेट किया था तो थीटा का वैल्यू आया था, थीटा इज इक्वल टू NAB अपॉन K इंटू आई। सो करंट सेंसिटिविटी क्या है एक्चुअली, थीटा अपॉन आई इज नोन एज एक्चुअली करंट सेंसिटिविटी। मीन्स डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, कितना करंट देने पे ये डिफ्लेक्ट होती है, कितना करंट रिक्वायर्ड है एक बार मतलब एक डिवीजन डिफ्लेक्ट होने के लिए, हाउ मच करंट इज रिक्वायर्ड, दैट इज अ करंट सेंसिटिविटी। जितना छोटा करंट से वो एक डिवीजन डिफ्लेक्ट होता है उतना ज्यादा इसका करंट सेंसिटिविटी होगी। सो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए आप K का वैल्यू कम करो और N का वैल्यू ज़्यादा करो। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड है ये लिमिटेड है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एरिया करेंगे तो फिर उतना बड़ा बड़ा गैल्वेनोमीटर लेके चलना पड़ेगा। सो एरिया ज़्यादा नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फील्ड भी एक परमानेंट मैग्नेट का फिक्स होता है, क्या है ना, ये मैग्नेटिक, इसका परमानेंट मैग्नेट जो है बहुत खतरनाक परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आप खतरनाक बना सकते हैं क्योंकि उसमें करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन एक परमानेंट मैग्नेट जो नॉर्मल चुंबक जो मार्केट में अवेलेबल होती है, स्पीकर्स वगैरह में जो चुंबक होता है, उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स है, वो घट सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता। तो थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू NAB अपॉन K है, तो इसका मतलब इसमें इजीली कन्वीनियंटली हम क्या चीज को बढ़ा सकते हैं, इसका नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा सकते हैं, उसमें भी लिमिट है लेकिन बढ़ा सकते हैं, और K का वैल्यू भी कम कर सकते हैं। तो ये दोनों को यूज करके और एक बेटर सेंसिटिव डिवाइस बनाया जा सकता है, गैल्वेनोमीटर बनाया जा सकता है। और दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर के लिए यही सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, थीटा इज इक्वल टू NAB अपॉन K, लेकिन I को V में बदलना पड़ेगा। सो V इज इक्वल टू IR इज अ फॉर्मूला दैट यू ऑलरेडी नो, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R, सो विल बी पुटिंग हियर V अपॉन फ्रॉम इक्वेशन 2 या from equation 1, whatever. So theta upon V is equal to NAB upon KR. This is a voltage sensitivity of a galvanometer. लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर का कम होगा, उसका रीजन है क्योंकि आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, तो डबल कर दिया टर्न्स, पहले 10 टर्न था अभी 20 कर दिया, तो रेसिस्टेंस भी 10 टाइम्स, या पहले 10 था अभी 20 हो गया तो डबल हो गया, मतलब 2 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगी। सो क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से लंबाई बढ़ रहा है और रेसिस्टेंस क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज रो L अपॉन L। सो R इज रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो इसके वजह से इसका रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर आप N को बढ़ाएंगे तो N को बढ़ा के इसका वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन करंट सेंसिटिविटी जरूर बढ़ाया जा सकता है। सो इसका वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी अगर आप K को कम करेंगे। सो द ओनली थिंग इज बाय डिक्रीजिंग K। ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं जो स्प्रिंग है बहुत ही फीबल स्प्रिंग है जो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना, द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, दैट इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, कि 1 एम्पियर में कितना मतलब डिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज द करंट सेंसिटिविटी। 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर या 1 माइक्रो एम्पियर व्हाटएवर, और इस तरह 1 वोल्ट या 1 मिली वोल्ट या 1 माइक्रो वोल्ट में कितना ये डिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि ये जो गैल्वेनोमीटर है
ये सिर्फ डिफ्लेक्ट होता है या थोड़ा धीरे डिफ्लेक्ट होगा या थोड़ा स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट होगी, करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन करंट को मेजर नहीं कर पाते, अमीटर का काम नहीं कर पाते। लेकिन हम अमीटर, गैलोमीटर ही अमीटर एक्चुअली, गैलोमीटर में थोड़ा सा बदलावट करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, कुछ ऐड करना पड़ेगा जिससे ये अमीटर बनेगी। सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कन्वर्शन ऑफ गैलोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर। सो थियोरेटिकली आपको इसमें जो सीखने का है वो बहुत कम है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वैसे प्रैक्टिकल में इसमें थोड़ा और डिटेल में है कि इसको कैसे अपन कन्वर्ट करते हैं, काफ़ी सारे बड़ा सर्क्यूट्स है। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में थ्योरी में आपको वो सर्क्यूट सीखने के लिए नहीं है, तो इसलिए मैं सर्क्यूट नहीं बता रहा, सिर्फ आपको इसका थ्योरी बता रहा हूँ। ये गैलोमीटर है, और ये गैलोमीटर, ये जो यहाँ पर जो लूप हमने रेक्टेंगुलर लूप कॉइल वगैरह डाला, उसकी वजह से इसका कोई रेसिस्टेंस होती है, इसका रेसिस्टेंस लगभग मैक्सिमम 200 ओम तक रहता है, लगभग है ना, 50 ओम टू 200 ओम इसका कॉमन रेसिस्टेंस है जो कॉमन गैलोमीटर यूज होती है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेसिस्टेंस की हो सकती है। सो एक गैलोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस लगभग 50 टू 200 ओम के आसपास, और इसमें आप एक बहुत छोटा सा एक रेसिस्टर इसके पैरेलल में ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम एन अमीटर, क्योंकि पैरेलल में एक शंट रेसिस्टेंस ऐड होने से इसका खुद का रेसिस्टेंस में RG मान लेता हूं। सो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगी वो आएगा 1/RG प्लस 1/S इज इक्वल टू S इंटू RG, S प्लस RG, S into RG. So you will get R equivalent is equal to S into RG upon S plus RG. So equivalent resistance of this combination is वेरी स्मॉल, क्योंकि आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक 500 ओम और एक 5 ओम है तो इसका जो रिजल्ट आएगा 5 ओम से भी छोटा आएगा। So it is approximately equal to what? The resistance that you have connected, जिसको हम शंट रेसिस्टेंस बोलेंगे, शंट रेसिस्टेंस। और ये कनेक्शन है अमीटर को किसमें, गैलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करने का, गैलोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने का ये कनेक्शन। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो अमीटर होती है ना, वैसे तो ये रीड करने के लिए क्या चाहिए, इसमें रीड करने के लिए ये जो बीच में आपने जो जीरो पोजीशन दे रखा है उसको साइड में करना है, और फिर ये ऑटोमेटिकली, तो मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बहुत अदल बदल करेंगे तो ये एक रीडिंग डिवाइस बन जाएगी। लेकिन 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर इस तरह रीड करते वक्त इसका खुद का रेसिस्टेंस ना के बराबर होना चाहिए, नहीं तो ये सर्क्यूट को अफेक्ट करेगा। सो गैलोमीटर ऑलरेडी अपने आप में एक अमीटर है, अपने आप में एक वोल्टमीटर है, लेकिन ये सर्क्यूट को चेंज नहीं करना है, सर्क्यूट में रेसिस्टेंस पैदा नहीं करना है फॉर एन अमीटर, बिकॉज इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। करंट का फ्लो, चार्ज का फ्लो चाहिए तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और दूसरा वोल्टमीटर है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ताकि ये समझ में आए कि दो पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सर्क्यूट का इफेक्ट नहीं करना है। तो वोल्टमीटर में तो हम वेरी हाई रेसिस्टेंस यूज करेंगे ताकि उसका इन्फिनिट रेसिस्टेंस हो जाए, और अमीटर करने के लिए इसको एक छोटा सा रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है तो इसका ओवरऑल रेसिस्टेंस 0 के बराबर होना चाहिए। तो ओवरऑल रेसिस्टेंस 0 के बराबर होने के लिए एक बहुत ही छोटा रेसिस्टेंस हम गैलोमीटर में कनेक्ट करेंगे, 0.1 0.01 ऐसे बहुत ही छोटा एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, जिससे इसका ओवरऑल रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी, ना कि बराबर। आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है या 0 के आसपास होता है। सो इसमें फायदा क्या हो रहा है, गैलोमीटर में जो भी करंट आएगा उसमें सारे करंट, ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें से चले जाएगी, लेकिन थोड़ा सा करंट किसमें से जाएगा, गैलोमीटर से जाएगा। सो बाहर जो करंट जा रहा है उसको I माइनस IG ले सकते हैं, क्योंकि I करंट आ रहा है, लेकिन पूरी करंट किसमें से जा नहीं सकता, गैलोमीटर से जा नहीं सकता, क्योंकि गैलोमीटर वेरी हाईली सेंसिटिव डिवाइस है, वो एकदम से टिक मारता है, तो उसमें से थोड़ा सा करंट को बेरिंग है, बाकी सारे करंट इसमें से जाएंगे। सो व्हाट अबाउट गैलोमीटर इंटू वोल्टमीटर?
गैल्वेमीटर के वोल्टमीटर में एक गैल्वेमीटर के साथ में आपके एक हाई रेसिस्टेंस लगाएंगे, हेवी रेसिस्टेंस लगाएंगे। और एक हेवी रेसिस्टेंस लगाने से क्या होता है कि इसका ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या हो जाती है, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, आर प्लस इसका रेसिस्टेंस आर दी। तो एक आर अगर मान लो आपने यहाँ पे 20,000 ओम कनेक्ट किया है या 10,000 ओम कनेक्ट किया है, इसका रेजिस्टेंस 200 है, तो 10,000 प्लस 200 तो 10,200, so it is again near to what, 10,000, approximately equal to what, RG, sorry, course equal to R, whatever the resistance, the high resistance that you are connecting. So एक high resistance सीरीज में कनेक्ट करने से गैल्वेमीटर will become an ammeter। और ये दोनों ही कनेक्ट नहीं करा, कोई भी रेसिस्टर ने कनेक्ट नहीं करा, गैल्वेमीटर एज इट इज है, तो दैट इज अ गैल्वेमीटर। लेकिन उसमें पैरेलल में अगर है, उसके अंदर की बात है, ये बाहर कनेक्ट नहीं करता, उसके अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग में इसको कनेक्ट किया जाता है, इसका डायल को थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली गैल्वेमीटर विल बिकम एन एमीटर एंड ए गैल्वेमीटर विल बिकम ए वोल्टमीटर। उसमें जो कैलिब्रेशन है, उसमें जो करंट जा रहा है उसके हिसाब से उसमें ऑलरेडी कैलिब्रेशन होगी, वो मिली एम्पियर में मिली अमीटर है या माइक्रो अमीटर है, या मिली एम्पियर में नापते हैं, माइक्रो एम्पियर में नापते हैं या एम्पियर में नापते हैं, ये सब एक्सपेरिमेंटली उसमें सेट किया जाता है कि कितने एम्पियर को नापते हैं। और एम्पियर का डेफिनेशन हमें पहले से पता है कि एम्पियर का मेजरमेंट भी हमें पहले से पता है। चार्जेस को पकड़ पकड़ के देखने का जरूरत नहीं है कि यार ये कितना चार्जेस यहाँ पे जा रहा है। दैट इज सिंपली बाय मेजरिंग द फोर्स वी कैन नो दैट ओके 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। सो वो हमने पहले ही वीडियो नंबर पार्ट 3 वीडियो में हमने देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। सो अभी इस चैप्टर में डेरिवेशन टाइप थोड़ा पूरा हो गया है, एंड नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल। और ये चैप्टर में कंसेप्ट बहुत हेवी है, और एग्जामिनेशन में क्या है, कंसेप्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है। सो दिस चैप्टर यू हैव टू लर्न वेरी प्रॉपर, रिवाइज एंड बार बार उस वीडियो को 2 या 3 बार देख लीजिए, जिससे आपकी कंसेप्ट और डेरिवेशंस की हर एक स्टेप आपको वेरी क्लियरली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। मैं आपको हमेशा एनसीईआरटी का डेरिवेशन पढ़ाता हूँ, क्योंकि डेरिवेशन जो है वो आपको बुक से बाहर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। डेरिवेशन जो है वो प्योर एनसीईआरटी का पढ़ना है। न्यूमेरिकल आप कितने भी बार से करो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कितने भी बार से करो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करो, दैट विल बी बेटर फॉर यू। So that's all about this video.